हेलो माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी, जो आप लोगों ने निर्णय लिया है इस तैयारी को शुरू करने का, इस तैयारी में आने का, यूपीएससी सिविल सेवा सर्विसेज के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी इस तैयारी में बहुत आराम से, सावधानी पूर्वक और बिना हड़बड़ाए चल रहे होंगे। इस तैयारी को करने के लिए हम लोगों का एक बार एक डिसीजन हम लोग लेते हैं कि चलो हम तैयारी करते हैं। लेकिन इस डिसीजन को लेने के बाद से लेके सिलेक्शन तक, क्या वो ऐसी चीजें हैं, क्या वो ऐसी सावधानियां हैं जो हम लोगों को रखनी चाहिए। एक टीचर के रूप में अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि अधिकांश बच्चे केवल इस निर्णय को लेते हैं कि उन्हें तैयारी करनी है, हालांकि वो ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये तैयारी मुझे कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन यानी कि एकेडमिक एग्जाम्स और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में डिफरेंस नहीं महसूस कर पाते हैं। इस एग्जाम को भी वो वैसे ही क्लियर करने की अपने अपने जोश, दमखम, मेहनत के भरोसे करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी तक वो अपने ग्रेजुएशन तक के एग्जाम्स को क्लियर करते आए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात को और देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग अपनी इस प्रिपरेशन को, ये दोस्तों, ये कंपटीशन बहुत तेजी के साथ बदलता है, हर साल बदलता है। पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो सिलेबस में भी चेंज आए हैं, पेपर के पैटर्न में भी चेंज आए हैं, क्वेश्चन के पैटर्न में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस को आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग अपनी इस तैयारी में हम लोग ये ना कहें कि हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे, हम अपनी तैयारी को जब तक ये ना कहें कि हम अपनी तैयारी को स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, तब तक हम लोगों के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना टफ है। और वास्तव में मैं आपको कोई मीठी गोली नहीं देना चाहता, और मैं बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूं कि एग्जाम टफ है। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अपनी एक स्मार्ट प्रिपरेशन बनानी होगी, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी, सही तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को बनाना होगा, राइट तरीका जो है उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और इन कॉमन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना होगा, वरना इनके दुष्चक्र में ये कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं चलती। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं अपनी इस बात को। पहली बात तो ये देखिए कि ये जो यूपीएससी की तैयारी है, अक्सर इसको आप लोग एक लंबी दूरी की, अक्सर लोगों से, आपने सीनियर से या पहले तैयारी कर रहे लोगों से किसी से पूछते हैं तो कहता है कोई कि 2 साल तो सिलेबस जानने में लगते हैं, अभी से तुम क्या जानते हो। हर आदमी आपको अंडर एस्टिमेट करता है और आप इस एग्जाम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो प्लीज इसको ऐसा मत समझिए, ये एक मैराथन है, धीरे धीरे चलेंगे, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीरे आपको चलना है, स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, चीजों को समझ कर आगे चलना है। इसको आप बिल्कुल बाधा दौड़ की तरह, स्प्रिंट की तरह मत समझिए कि 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर गए, बाधा दौड़ पार की, खट 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 कुछ बाधाएं पार की और यस आई एम द चैंपियन। ऐसा नहीं होता है। दिस एग्जाम टेस्ट योर पर्सनैलिटी एज वेल। ये एग्जाम न केवल आपके नॉलेज को टेस्ट करता है, बल्कि डीपली आपकी पर्सनालिटी को भी टेस्ट करता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन मेक एन आइडिया अबाउट हाउ डीपली दिस एग्जामिनेशन एग्जामिन्स अस। ये हम लोगों को कितने डीपली एग्जामिन करता है। हर साल लाखों उम्मीदवार एक ही गलतियां, मैंने आपको बताया कि एक टीचर के रूप में अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि मोर देन 50% लोग यही नहीं जान पाते हैं कि उनको ये तैयारी कैसे करनी है। बस उनका एक दृढ़ निश्चय, एक उनकी मेहनत है, जिसको कि वो समझते हैं कि यस मैंने मेहनत करने का निश्चय कर लिया, इरादा कर लिया पक्का, अब तो होके ही रहेगा। और अपने अपने जुनून के साथ ही लोग लगे रहते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को थोड़ा स्मार्टली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आज के इस टॉपिक का, आज के इस सेशन का पूरा उद्देश्य है कि हम लोग ये जाने कि हम लोगों को क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है उसके उपाय क्या है, उसके रेमेडीज क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। आइए अपनी बात को शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से। पहली प्रॉब्लम हम लोगों की ये है बच्चों
आप अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि क्या आपको अपने सिलेबस का एक एक सब्जेक्ट और उस एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक क्या आपको याद है? सब टॉपिक तक तो मैं पहुंच ही नहीं रहा हूं। जो बच्चा इस एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के सिलेबस को अगर उसने थोड़ा समय नहीं दिया, इस सिलेबस को अगर तुमने नहीं पढ़ा, इस सिलेबस का तुमने कतरा कतरा नहीं देखा, उसके डायमेंशंस को नहीं देखा, हाउ कैन यू थिंक योरसेल्फ दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल? आपसे कोई पूछता है कि बच्चे पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कहते हो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत बढ़िया मेहनत। अरे मेहनत कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता लगाने के लिए आपको अपने सिलेबस का टॉपिक ही अगर ना पता हो, टॉपिक के बाद अगर आपको सब टॉपिक्स पता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं पता है, जिनको ये सब टॉपिक्स पता है वो ये श्योर हो जाएं कि उन लोगों का एग्जाम तो उन्होंने अपने इस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल में कम से कम 20% का को कम कर लिया, 20% ईज हो गई उनके इस प्रिपरेशन में। लेकिन अगर आपको टॉपिक भी ना पता हो और आप बस तैयारी कर रहे हैं, आप बस अपने क्लासेस कर रहे हैं, बस आप अपनी कोचिंग कर रहे हैं, बस आपको तैयारी का, आपको सिलेबस का कोई पता नहीं, आपको पता है कि इथिक्स है, इथिक्स में क्या है ये नहीं पता है, आपको पता है कि सीसेट है, सीसेट में क्या है ये नहीं पता है, आपको पता है कि पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, गवर्नेंस में क्या है, अगर ये में आपको नहीं पता है ना, तो यू मे गेट योर सिलेक्शन, यू मे नॉट गेट योर सिलेक्शन। सो प्लीज बी श्योर कि आपको सिलेबस को पढ़ो बच्चे, सिलेबस केवल देखने के लिए नहीं होता है, इसको पढ़ना होता है, इसको समझना होता है। हम लोग सिलेबस बस हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में क्या पढ़ना है ये तो पता नहीं है ना, फिर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? किस व्यू के साथ हम अपने आप को प्रिपेयर करें? आपको विद्वान नहीं बनना है, ये याद रखना कि एकेडमिक एग्जाम नहीं है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको जनरल स्टडीज का मास्टर होना है, विद्वान नहीं बनना है। जरूरी नहीं है कि आप सब जगह अपनी विद्वानता दिखा पाए, ऐसा विद्वान बने, ऐसा नहीं बनना है। हमें केवल इस एग्जाम पर स्टिक करना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है, इस एग्जाम के सिलेबस को पढ़ना है। गांठ बांध के रख लीजिए कि सिलेबस जिस बच्चे को याद हो जाएगा उसकी 20% मेहनत तो वैसे ही कम हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने अपनी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कुछ नोटबुक्स बना रखी होंगी, अपने इस सिलेबस को आप प्रिंट आउट इसके निकाल लीजिए, इसको फोटो स्टेट करा लीजिए, अलग अलग 3 4 5 पेजेस को फोटो स्टेट करा लीजिए, और अपनी हर नोटबुक जो अलग अलग सब्जेक्ट की है उस नोटबुक में या तो इस सिलेबस को अगर छोटा है तो आप लिख लीजिए, अगर छोटा नहीं है बड़ा है तो आप इसको स्टिक कर लीजिए, उसको उस पर चिपका लीजिए, और ये बिल्कुल फ्रंट पेज पर चिपका लीजिए ताकि आप जिस समय खुद पढ़ रहे हो, जिस समय आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टॉपिक है, किस जगह पर मैप होता है, कहाँ पर है हमारे सिलेबस में, कितने टॉपिक हैं इसके जैसे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और मैंने आपसे बार बार बोला है कि पीवाईक्यू को कभी नजरअंदाज मत करिए, यही हमारे शास्ता है, यही हमारे शास्ता हैं। शास्ता कौन होते हैं? शास्ता होते हैं गाइड। गौतम बुद्ध जी ने जब उनका अंत समय चल रहा था तो आनंद ने उनसे पूछा था कि प्रभु आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी ने उनको यही कहा था कि आनंद चिंता मत करो, मेरा तो शरीर नश्वर है, एक दिन जाना ही है, मेरे जाने के बाद मेरे उपदेश ही तुम्हारे शास्ता है, तुम्हारे गाइड है, यही तुमको बताएंगे कि क्या करना है। ठीक उसी प्रकार से ये जो पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू ही आपके शास्ता है, इन शास्त्राओं को मत भूलिए। सिलेबस ही सफलता का रोड मैप है, बिल्कुल मत भूलना। ऐसा कोटेशन अगर तुम भूले, अगर तुमने सिलेबस को नहीं पढ़ा और सिलेबस को हल्के में पढ़ा या अपने आप को आत्मविश्वास से इतना ज्यादा लबरेज कर लिया कि आपको खुद ही ना याद हो कि आपका सिलेबस क्या है, तो समझ जाइए कि आप अपने निश्चित मार्ग से, तय मार्ग से, वांछित मार्ग से आप भटक चुके हैं। दूसरी गलती मैं आपको बताता हूं बच्चों कि हमारे पास कोई पढ़ने की स्ट्रेटजी या गाइडेंस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास एक आत्मविश्वास होता है, हमारे पास एक मेहनत होती है, एक आत्मविश्वास होता है,
और उस मेहनत और आत्मविश्वास के भरोसे हम लोग ये समझते हैं कि केवल इतने से एग्जाम निकल जाएगा। मैंने आपसे बार बार कहा कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है, वो एग्जाम का पैटर्न बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। चाहे वो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा हो, चाहे वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा हो, सब कुछ चेंज हो रहा है। और ऐसे चेंज के इस माहौल में, बदलाव के इस माहौल में, अगर आपके पास अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म करने की, उसको रिवाइज करने की, उसके PYQs करने की अगर ये स्ट्रेटजी या ये गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। और बिना रणनीति के, इसमें एरर क्या है, बिना रणनीति के आप तैयारी कर रहे हैं। प्लीज ये बिना रणनीति के तैयारी करना बंद कर दीजिए। बिना रणनीति के तो आपका कोई काम नहीं होता। बिना रणनीति के आप जीवन में कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जीवन का इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है कि आपको IAS बनना है, टॉप करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। ये जो सपने आप देखते हो ना, ये फिर सपने सपने ही ना रह जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने पास एक अपना प्लान बनाइए, उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी उस प्लान के अकॉर्डिंग करिए। उस प्लान में प्रैक्टिस को समाहित करिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ ना हो पाएगा। और तब देखिए कि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा आता है। ये बिल्कुल एकदम एक चक्र में चलने वाली चीजें हैं। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, तब तक आप किसी चीज को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और अपने मेंटर या पीयर ग्रुप्स में आप जुड़ जाइए। पीयर ग्रुप यानी कि अपने साथी लोग जो हैं, उन लोगों का जो भी ग्रुप है, आपके साथ तैयारी करने वाले जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ डिस्कशंस में आइए, उनके साथ अपनी प्लान, पॉलिसी और ये प्रिपरेशन को उनके साथ साझा करिए, उनके साथ शेयर करिए। और देखिए कि आपकी इस स्ट्रेटजी में कितना बड़ा चेंज आएगा और ये एक वर्केबल स्ट्रेटजी के रूप में बदल पाएगी। अभी हमारे पास क्या है ना कि अभी हम लोगों को बोला जाता है पढ़ने का प्लान बनाओ, तो हम अपना एक टाइम टेबल बना देते हैं। जैसे हम 11, 12, 9, 10 में बनाते थे, एक टाइम टेबल बना देते हैं और उस टाइम टेबल में लिख देते हैं कि सुबह 7 बजे उठना है, 7 बजे से 9 o'clock तक ये पढ़ना है, फिर 9:30 तक ब्रेकफास्ट करना है, फिर 9:30 से 11:30 ये करना है, फिर 12 o'clock तक हम लोगों को थोड़ा सा 1 बजे नहाना धोना लंच करना है, उसके बाद 3 बजे फिर आ जाना है, सो के उठ जाना है। अरे ऐसा लिमिटेड टाइम स्पेस में हम लोग ऐसा नहीं परफॉर्म करते हैं। वो हमारी स्कूल लाइफ थी जहां हम ऐसा परफॉर्म कर लेते थे। अभी ऐसा नहीं परफॉर्म होता है। अभी हम लोगों को टास्क बेस्ड चीजें बनानी होती हैं। अपनी स्ट्रेटजी को टास्क बेस्ड बनाना होता है। जब तक टास्क बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे कि आज मुझे इस टॉपिक तक ये चीजें, इस सब्जेक्ट की खत्म करनी है, इसके 100 PYQ करने हैं, तो वो आपको करने ही करने हैं, चाहे आपको जो करना पड़े उसके लिए। अगर आपकी इस प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी नहीं है, अगर आपकी इस प्रिपरेशन में परसिवरेंस नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस प्रिपरेशन का। जब तक आप अपने आप को टास्क बेस्ड नहीं बनाओगे, इस सिलेबस को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को आवर्स के हिसाब से नहीं, अब आप मजदूर नहीं रहे, अब आप घंटे के हिसाब से काम नहीं करोगे। अब आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो कि आप घंटे के हिसाब से काम करोगे। नहीं, आप अपने जीवन के लिए पढ़ रहे हो। टास्क बेस्ड स्ट्रेटजी बनाओ, अपने मेंटोर से बात करो। अगर नहीं अपने मेंटोर आपने सेलेक्ट किए हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आप अगर जाएंगे, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर एक फ्री मेंटोरशिप है। उस फ्री मेंटोरशिप में आप देखिए कि वहां आपके मेंटोर्स कौन हैं, सुपर मेंटोर्स कौन कौन हैं। उनके साथ जुड़िए, उनके साथ अपनी एक वर्केबल स्ट्रेटजी, अपने लिए एक टेलर मेड स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी पर काम करके देखिए कि उसमें आपको क्या चेंजेस चाहिए। तो प्लीज अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी मेंटोरशिप, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं मांगेगा आपसे, एकदम फ्री है। उस फ्री मेंटोरशिप में आप जाके देखिए, वहां सुपर मेंटोर्स में रवि कपूर सर जैसे लोगों का नाम, रवि कपूर सर के गाइडेंस में ये सारी चीजें चल रही। तो कृपया जाकर इनको देखिए, इनको अप्रोच करिए, इनसे पूछिए कि मैं अपने लिए क्या मेंटोरशिप प्लान बनाऊं, क्या स्ट्रेटजी बनाऊं, आप मेरे मेंटोर रहिए, कैसे मैं चीजें करूं, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। सो प्लीज टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। आप अपना प्लान बनाइए, प्रिपेयर बनाइए, प्रैक्टिस कराइए। जब प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो प्रैक्टिस किससे करनी है? PYQ के माध्यम से करनी है प्रैक्टिस, जिससे आप अपनी प्रगति एवं अपनी दिशा को ठीक प्रकार से चेक कर सकते हैं कि वेदर यू आर इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट।
अगली मिस्टेक मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा करके आए हैं और इकोनॉमिक्स में उन लोगों ने मैथ को पढ़ा था। और आज की डेट में आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो इतनी हिलोरे मारता है कि आपको लगता है कि सीसेट, अरे क्या सीसेट, इसमें तो केवल मैथ आता है और तो मैं चट से कर दूंगा। अरे भाई ये एक एकेडमिक मैथ नहीं आता है, ये एकेडमिक मैथ्स नहीं है। यहाँ केवल प्योर फॉर्म ऑफ मैथ भी हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले, आपको जो कॉम्प्रिहेंशन मिलता है वो कॉम्प्रिहेंशन भी प्योर कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। तो वेदर यू आर गुड एट इंग्लिश और नॉट, इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स कि विच लैंग्वेज डू यू नो। आप हिंदी जानते हो तो हिंदी, इंग्लिश जानते हो तो हिंदी, इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। एंड दोज हु आर इन इंग्लिश मीडियम एंड हैव studied mathematics as a subject in the graduation, they think that they are very good at mathematics and CSAT is no problem for them. इस आत्मविश्वास में हम लोगों को नहीं रहना है बच्चे। यही आत्मविश्वास है जो हम लोगों को बहुत बार झटके दे देता है, कुछ लोगों को नहीं भी देता है, ऐसा नहीं कि 100% लोगों को देता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इस सीसेट का पेपर ही आपको झटके दे देता है। और बहुत माइन्यूट मार्जिन से, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से। अगर कोई व्यक्ति 1 2 3 4 नंबर से फेल हो गया, प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाया, तो उसमें और जो बच्चा 50 नंबर से फेल हुआ, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। आप ये सोच के मत खुश हो जाना कि मेरे तो सीसेट में 66 के बजाय 61 ही थे, सामने वाले के तो 20 ही नंबर आए, क्या फर्क पड़ता है इससे? प्रीलिम्स तो दोनों का क्लियर नहीं हुआ ना। आप अपने रिजल्ट, अपनी मेहनत के लिए जिम्मेदार है, किसी दूसरे के मेहनत और उसकी रिजल्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। सो प्लीज बी श्योर कि सीसेट के इस पोर्शन में, सीसेट के सेकंड पेपर को कतई हल्के में मत लेना। आते 80 क्वेश्चन ही हैं, टाइम वही 2 आवर्स है और मार्क्स भी वही 200 है, उसमें भी इसको क्वालिफाइंग बनाया गया है, क्वालिफाइंग बनाया गया है। और अगर इसको भी हम ना कर पाए, ये भी अगर हमारे हाथ से छूट गया बच्चे, तो समझ जाओ कि फिर इससे ज्यादा गड़बड़ी और हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है, इससे ज्यादा गड़बड़ी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हम तो अपने आप को समझ रहे थे, हम तो सारी तैयारी जीएस पेपर 1 के लिए कर रहे थे, यहाँ तो हमने चैंपियन बन के स्कोर कर लिया 100। लेकिन अगर जीएस पेपर 2, प्रीलिम्स के जीएस पेपर 2 में अगर हम गए, जहां पर मिला सीसेट, और इस सीसेट में हमारे 65 भी मार्क्स है ना, तो सिलेक्शन तो नहीं होगा। फिर आपकी ये साल भर की, 1.5 साल की, 2 साल की मेहनत का क्या होगा? इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, सीसेट में अपने आप को थोड़ा धरातल पर लेके आओ और ज्यादा से ज्यादा इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। वो आपको बता देंगे कि आपको किस एप्टीट्यूड की जरूरत है while सॉल्विंग दिस पेपर। नेक्स्ट गलती की तरफ हम लोग शुरू करते हैं। ये आप में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, आप में से बहुत सारे लोगों का मतलब 80% लोगों का प्रॉब्लम यही है। और इसी दुष्चक्र में, इस किताबों के नोट्स के, ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, ये वाली पतली है, वो वाली मोटी है, ये अच्छी लग रही है, इसने ये बताई, उसने वो बताई, सर ने ये बताई, मैडम ने ये बताई, बच्चों ने ये बताई, सीनियर ने ये बताई, मुझे ये अच्छी लगी, इन चक्करों में जो आप पढ़ते हो ना, ये आप अपने आप को ज्ञानवान नहीं, बल्कि आप अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज करते हो। आपके साथ होता अक्सर यही है कि आप 10 किताबें शुरू करते हो। जब मैं कहता हूं किसी बच्चे से कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लो, तो बच्चा कहता है नहीं सर, कोई तो एक लोग तो, कुछ लोग तो सर कहते हैं कि लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। अरे मेरे भाई, ये बात उस दिन तुम कहने लायक हो जाओगे जिस दिन तुम लक्ष्मीकांत खत्म कर लो। जब तक तुम लक्ष्मीकांत को खत्म नहीं कर लेते, तब तक तुम मुझसे ये मत कहना कि लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए। जब आपने किसी चीज को पढ़ा ही नहीं, किसी बुक के साथ आपने जस्टिस किया ही नहीं, आप पहले से उसके लिए क्या है, अपने दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह बनाकर बैठे, आप अपने दिमाग में ही बना के बैठे कि किसी ने मुझे समझा दिया कि ये प्रीलिम्स के लिए, तो बस प्रीलिम्स क्या, मैं तो मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई, प्रीलिम्स तो तुम्हें भी क्लियर करना है,
और प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए है, ये बात तो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम उस किताब को पढ़ोगे, उस किताब को पढ़ के खत्म करोगे। यहाँ आप 10 किताबें शुरू कर देते हो एक साथ, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ने मन नहीं लग रहा है, इस वाली को पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी नहीं, फिर आप किसी भी किताब को कंप्लीट नहीं करते हो, इवन एनसीईआरटी को भी कंप्लीट नहीं करते हो। तो ये अपने दिमाग से ये जो कीड़ा है ना, इस कीड़े को निकाल दो। 10 किताबें नहीं पढ़नी आपको, हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट के लिए एक मेन सोर्स लेके चलना है, एक सप्लीमेंट्री बुक लेके चलनी है। एनसीईआरटी आपको ज्यादातर सब्जेक्ट केस में पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें उसमें कभी किसी से पूछना मत, कभी किसी का डाउट मत रखना। कोई कह दे कि नहीं पढ़नी है, मैं पढ़ा दूंगा, तो भी मत कहना, कहते ना ठीक है आप पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ लूंगा, लेकिन मैं अपने आप से एक बार पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसके अलावा इनका कोई उपाय नहीं है बच्चे। जब तक आप इस ये एग्जाम केवल आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपके परसेप्शन, आपके आइडियाज, सब चीजों का टेस्ट है। और ये टेस्ट तुम देने लायक बच्चे तभी बनोगे ना जब तुम थोड़े ज्ञानवान हो जाओगे, जब तुम चीजों को वैसा समझोगे जैसा बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने एनसीईआरटीज लिखी है, उन बुद्धिमान लोगों की बातों को समझोगे, जानोगे, तब उस दिशा में सोचना शुरू कर पाओगे। मेंस के एग्जाम में आपको अपीयर होना ही है। और इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास चाहिए आइडियाज। वो आइडिया कहाँ से आएंगे? क्योंकि आपने तैयारी तो हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड की है, तो आइडिया कहाँ से आएगा? आइडिया नहीं आ पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी तो वो बेसिक नींव है, वो फाउंडेशन है, जिसके बेस पर आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी करो। तो कृपया अपने इस तैयारी की बिल्डिंग को आप एनसीईआरटी पर बेस्ड लेकर चलिए। एक मेन सोर्स लीजिए, आपकी क्लास हो सकती है, क्लास नोट्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, और उसके साथ में एक कोई बुक लेकर चलिए। जैसे पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, अपनी क्लासेस को पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। दैट्स इट। हर सब्जेक्ट में आपको यही करना है। एक ही किताब को याद रखना कि एक ही किताब को अगर 10 बार पढ़ा जाए, 10 बार अगर एक बुक को पढ़ा जाए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि एक बार 10 बुक को पढ़ा जाए। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक बार अगर एक बार करके अगर 10 किताबों को पढ़ रहे हैं तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, एक किताब को आप 10 बार पढ़ रहे हैं तो आपके पास नॉलेज है। इस नॉलेज को रिवाइज करिए, अपने रिसोर्सेस को देखिए, और बार बार लौट लौट कर अपने रिसोर्सेस की तरफ जाते रहिए। अगली मिस्टेक देखते हैं, रिवीजन और करंट अफेयर्स की अनदेखी। यस, रिवीजन तो आप करने की कोशिश भी नहीं करते हो। रिवीजन इज लाइक अ रूटीन इन योर प्रिपरेशन। आप नहीं करते रिवीजन। आप रिवीजन करने बैठते हो, आप लक्ष्मीकांत में, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लक्ष्मीकांत से रिवीजन करते हो और अगर उसमें 40 चैप्टर हैं, तो आप रिवीजन शुरू करते हो 1 2 3 4 5 6 10 20 22 तक आते आते, 25 तक आते आते आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, और आप उसको रख देते हो। आप कहते हैं नहीं यार, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता यार, रख देता हूँ। फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि इस एग्जाम में आप सफल होंगे? आप रिवीजन तो करते हो, लेकिन वो रिवीजन आपका अधूरा बीच में लटक जाता है। और जैसे ही वो बीच में लटक जाता है, वैसे ही आप वहां से नया सब्जेक्ट शुरू कर देते हो। जब आप कई दिन तक पॉलिटी, 25 चैप्टर आपने पॉलिटी के पढ़ लिए, अब आप उठा लेते हो जियोग्राफी, और बोल नहीं सर ज्योग्राफी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी का रिवीजन आधा छोड़ के, अधूरा छोड़ के, आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उठा लेते हो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उठा लेते हो, क्या मतलब है इससे? क्या मिलेगा इससे हम लोगों को? ये हर सब्जेक्ट को अधूरा पढ़ के हम लोगों को क्या हासिल करेंगे? हम लोग कुछ हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई, प्लीज, बार बार नया पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप पुराने वाले को एक बार पढ़िए। पुराने वाले को एक बार नहीं, 10 बार पढ़िए। सोल्यूशन इसका यही है कि आप इनको रिवाइज करिए, टाइम बाउंड्री में अपनी एक रिवीजन स्ट्रेटजी बनाइए। पहले 7-7 दिन पर चीजों को रिवीजन करिए, फिर थोड़ी एक्यूमुलेट हो जाए। एक बार जब 7-7 दिन करके सारी चीजें ए से लेकर जेड तक आप रिवाइज कर लें, तो फिर 15-15 दिन पर उनका रिवीजन करिए, और फिर 2 बार 15-15 दिन में करने के बाद हर 30 दिन में एक बार पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। जब तक ये काम नहीं करोगे, ये भी नहीं होगा। प्लान आपको करना है, स्ट्रेटजी आपकी है, भविष्य आपका है, फ्यूचर आपका है, पोस्ट आपकी है, फर्स्ट अटेम्प्ट का सिलेक्शन आपका है।
अपने आप को मोटिवेट रखना काम आपका है। हम लोग तो आपको बाहर से मोटिवेशन से फिल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना होगा, आपको अपने लक्ष्य तय करने होंगे, आपको अपना डे टास्क ऑफ द डे तय करना पड़ेगा। टीओडी जिसे हम लोग बोलते हैं टास्क ऑफ द डे। ये टास्क ऑफ द डे आपको तय करना है कि आज के दिन मुझे कितने किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर, कितने क्वेश्चन, क्या चीजें सॉल्व कर लेनी है, पढ़ लेनी है, रिवाइज कर लेनी है। ये सारे टास्क को डिसाइड करना आपका काम है। ठीक। करंट अफेयर्स को स्टैटिक टॉपिक से जोड़ें। करंट अफेयर्स को स्टैटिक टॉपिक से एक बार में तो आप नहीं जोड़ पाएंगे, ये तो बात पक्की है, लेकिन इसके पहले एक वीडियो स्मार्ट स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि आखिर करंट अफेयर्स को स्टैटिक टॉपिक से कैसे जोड़ना है। पहले स्टैटिक टॉपिक्स को पढ़ तो लो, पहले समझ तो लो, पहले जान तो लो। जितना ज्यादा तुम स्टैटिक टॉपिक्स को जानते जाओगे, धीरे धीरे करके अपने करंट अफेयर्स पर एक सेपरेट मेहनत करते जाना, और धीरे धीरे दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, एक दूसरे से मैप करना सीख लो। टॉपिक जब करंट अफेयर्स के पढ़ते हो, कोई कोई भी संपादकीय या कोई एडिटोरियल जब आप पढ़ते हो, तो उसके आगे अपने से लिखने की कोशिश किया करो कि ये मैप करके मैं देख रहा हूं कि ये हमारे किस सब्जेक्ट से मेल खाता है, सब्जेक्ट के बाद ये किस हमारे जीएस के किस पेपर से मेल खाता है, और इस किस टॉपिक से मेल खाता है। जिस दिन ये मैपिंग करके तुम पढ़ना सीख गया करंट अफेयर्स को, उस दिन सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन में जाकर जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक देखिए, क्या चैंपियन गिरी है। कभी नहीं लिखते हो तुम आंसर राइटिंग, कभी नहीं करते हो, इवन तुम नोट्स भी नहीं बनाते हो, और आप पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो। आपको लगता है कि यार अभी पढ़ने का टाइम है, अभी मैक्सिमम मैं इनपुट ले लेता हूँ, मैक्सिमम इनपुट ले लेता हूँ, और जब मेंस का एग्जाम आएगा तो मैं लिख तो लूंगा ही। लिखने में मैं बहुत चैंपियन हूँ, लिखने में तो मेरी 12th में बहुत अच्छी रैंक आई थी, लिखने में तो मुझे मैम ने डिस्टिंक्शन भी दिया था। अरे वो सारी बातें अब भूल जाओ। अब आपको जब मेंस में लिखने की बारी आएगी, तो आपके ऊपर एक टाइम का प्रेशर होगा, एक टाइम का प्रेशर होगा, आपके पास एक वर्ड लिमिट का प्रेशर होगा, वर्ड लिमिट का भी एक प्रेशर होगा, और ये चीजें आपसे इजीली हैंडल नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ केवल टाइम और वर्ड नहीं है, यहाँ पर कंटेंट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ। यही यूपीएससी ने लिखकर अपने नोटिफिकेशन में हम लोगों को देता है। कहता है कि जब कभी भी तुम आंसर राइटिंग करना, अभी भी आप यूपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपको मेंस के लिए कुछ चीजें लिखी हुई होंगी कि आपको अपने एग्जाम में, मेंस के इस एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। वहां एक लाइन जरूर लिखी होगी कि कंटेंट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ। लेंथ के पीछे नहीं, बल्कि कंटेंट के पीछे भागना शुरू करो। अपनी लेजिबल हैंडराइटिंग में, पढ़ी जा सकने वाली हैंडराइटिंग में आप कंटेंट को क्रिएट करो। और कंटेंट कैसा होना चाहिए? बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि आपके मार्क्स गायब हो गए। और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को लाने ही कितने, टॉपर बनने के लिए भी आपको 50% से 60% मार्क्स लेके आने अपने मेंस में। ये इतने सारे टॉपर्स लोग इतनी चैंपियन मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। 50-60% आपको लेकर आने हैं। ये मत सोचना कि आप आसानी से ले आओगे। ये टॉपर्स की इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की स्ट्रेटजी है जो उन लोगों को 50-60% मार्क्स लेकर आती है उनके लिए। आपको इतने मार्क्स टोटल में लेकर आने, टोटल में इतने मार्क्स ले आओ, आप चैंपियन हो। लेकिन फिर वही बात कि आप ऐसा केवल सोचते हो कि आपके आ जाएंगे, आएंगे नहीं। जिस दिन आप एक आंसर, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि कम से कम 2 आंसर पर डे लिखा करो। जिस दिन आप ये 2 आंसर पर डे लिखने की हैबिट में आ जाओगे, भले अभी शुरू में लिखोगे तो अच्छे आंसर नहीं प्रोड्यूस करोगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तो उनमें चीजों में क्या होगा, पहले आप उसके स्ट्रक्चर को सीखिए, स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश करिए। अपने आप को अलग अलग, इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, इनकी वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, इसकी वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, इसकी वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, स्टैटिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए या डायनेमिक होना चाहिए, करंट अफेयर्स बेस्ड होना चाहिए, किस तरीके का, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैसा रिएक्ट करना है, ये चीजें हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी। और इनको सीखने के लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस केवल आंसर राइटिंग से ही पॉसिबल है।
तो आंसर राइटिंग से जिस दिन तुम भागे, समझ जाना कि ये एग्जाम तुमसे भाग जाएगा। कुछ अन्य गलतियों के बारे में भी बात कर लेता हूँ। हैं कुछ और भी गलतियां हैं जिनमें आपको लगता है कि आप बहुत चैंपियन हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग तैयारी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तैयारी मेरी बहुत बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा है, ओके है, लेकिन इस तैयारी के दौरान भी कभी भी आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट को आप सबसे हल्के में लेते हो, और मॉक टेस्ट दोनों ही प्रीलिम्स बेस्ड हो या फिर वो मेंस एग्जामिनेशन के हों, इन दोनों मॉक टेस्ट से तुम घबराते हो, तुम भागते हो, तुम पैसे बचाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं देनी चाहिए, तुम अपने से कर लोगे। मेरे भाई, मुझे पक्का पता है कि तुम अपने से कर लोगे, आपको भी पता है कि आप अपने से कर लोगे, मुझे भी पता है कि आप अपने आप से कर लोगे। लेकिन ये जो प्रिपरेशन का अपने आप से और गाइडेड प्रिपरेशन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, इस टाइम डिफरेंस का क्या करोगे? जो गलतियां आप अपने से निकालने बैठोगे और 3 साल में समझोगे, वो गलतियां किसी के गाइडेंस में रहोगे तो हो सकता है 1 ही साल में निकल आएंगी। तो बताओ, ये जो 2 साल का टाइम डिफरेंस है, ये 2 साल का जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का, इस डिफरेंस का क्या करोगे? क्या इसकी भरपाई तुम कभी कर पाओगे? क्या इसकी भरपाई तुम कभी कर पाओगे? तुम बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, बहुत हड्डी पसली गला रहे हो, रगड़ रहे हो अपने आप को, पढ़े जा रहे हो चैंपियन की तरह, लेकिन उस पढ़ने का क्या आपने कोई असेसमेंट लिया कि वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट इज योर करंट स्टेटस, व्हाट आर योर प्रॉब्लम एरियाज, इन विच एरियाज यू नीड सम इम्प्रूवमेंट? क्या आपने कभी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई किया? क्या कभी उनको आइडेंटिफाई करके आपने कॉपी में लिखा कि मुझे इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, सब टॉपिक में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने अपनी मिस्टेक्स को कभी लिखा निकाल कर बाहर? नहीं लिखा। फिर कैसे होगा? इसलिए मेरे भाई, मेरी अगली सलाह आपके लिए यही है कि इन मॉक टेस्ट से ना तो घबराओ और ना ही बाहर भागो, इनको पकड़ो। जिसका भी मॉक टेस्ट तुम्हें मिल जाए, किसी भी जगह से तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, ऑफलाइन मिल जाए, ऑनलाइन में चाहिए तो टेक्स्ट बुक अपने इन्हीं कामों के लिए जाना भी जाता है, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। तो टेक्स्ट बुक आपको एक वो बहुत बड़ा वाइड सोल्यूशन देता है, वरना आपको ऑफलाइन भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर ऑफलाइन नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको मिल सकती है। प्लीज जाइए, लीजिए, अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को देखिए, उसके ये मत परेशान होइए कि उनके 10, ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी की टेस्ट सीरीज ली, उनके 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उसमें से 5 क्वेश्चन गलत निकल गए। हो सकता है कि उनके 5 क्वेश्चन के आंसर कभी गलत निकल जाए। अब आपने अपने मन में, अरे वो तो गलत, अरे वो तो गलत, अरे वो तो सही नहीं, अरे वो तो टफ है, अरे वो तो टॉपिक से रिलेवेंट। आप कैसे डिसाइड, आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना है या दूसरे का इवेल्युएशन करना है? आप अपने आप को तो टेस्ट करो। और 5 क्वेश्चन में मान लेता हूं कभी वर्स्ट के सिनेरियो ही होता है कि किसी के 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो, अदरवाइज सब इतनी सावधानी से, इतनी प्रिपेयर्डनेस के साथ उसको इतनी सावधानी और केयरफुल तरीके से बनाते हैं कि उनके दिए हुए आंसर्स में, क्वेश्चन में गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि अगर किसी के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगी, किसी के 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 गलत हो गए, तो गलत हो गए, कोई बात नहीं, गलत हो गए बच्चे, 95 तो सही थे ना। उस 95 से आपने क्या सीखा वो बताओ। लर्निंग तो उस 95 में है, इस 5 क्वेश्चन से तो केवल उनका इवेल्युएशन है। यू आर नॉट देयर टू इवेल्युएट द टेस्ट मेकर, यू आर हियर टू नो वेयर डू यू स्टैंड। तो take the inspiration from the 95 questions which are correct and not from the 5 questions which are incorrect, right? दूसरी एक बहुत बड़ी और बढ़िया गलती आप करते हो, all the times you compare yourself with others। इस काम को बेटा एक बिग नो मैं दे रहा हूं कि इस काम को बिल्कुल बंद कर दो। ना तो कभी ये अपने आप के किसी और से कंपेयर करो, क्योंकि दूसरे सामने वाला एग्जामिनेशन आर में कैसा बिहेव करेगा ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। उसका क्या रिएक्शन होगा ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता।
इसलिए प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप अपने आप को दूसरों के साथ बिल्कुल भी कभी भी कंपेयर करो ही मत। कंपैरिजन से हमेशा आपको क्या लगेगा, कंपैरिजन से हमेशा आपके मन में एक ग्रज आएगा, यार हमसे ज्यादा पढ़ लिया, यार हमसे ज्यादा पढ़ लिया, अरे हमसे पहले पढ़ लिया। आपका आधा टाइम इसी समय में चला जाएगा कि उसने आपसे ज्यादा पढ़ लिया या आपसे कम पढ़ लिया, आपने उसको पीछे कर दिया या उसने आपको पीछे कर दिया। लेकिन इससे हासिल क्या? Do you know how that person is going to perform in the examination? Then why you are unnecessarily wasting your precious time? Why you are wasting your time? ये बिल्कुल बेकार, बिल्कुल फर्जी काम। इससे नहीं, आप आपको अपने आप से अपने आप का कंपैरिजन अगर करना है तो आप पीवाईक्यू बेस्ड करो, पीवाईक्यू बेस करो और आप अपने आप से अपने आप को कंपेयर करो कि लास्ट टाइम जब मैंने 100 क्वेश्चंस को जब मैंने टच किया था, प्रैक्टिस किया था, तो मेरे 80 क्वेश्चन सही थे। क्या इस बार मेरे 90 क्वेश्चन सही हैं? क्या अगली बार मैं इस कंडीशन में हूं कि मैं 100 क्वेश्चंस को सही कर पाऊंगा? आप अपने आप से कंपेयर करो, आप अपने आप से कंपीट करो। जिस दिन तुम अपने आप से कंपीट करने लगोगे बच्चे, उस दिन इस एग्जाम को क्रैक करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, इसका सोल्यूशन क्या है? हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू की है, कुछ समय पहले शुरू की है, उनके लिए ये प्रीलिम्स के रूप में अप्लाई करता है, उनके लिए ये प्रीलिम्स के रूप में अप्लाई करता है। और जिन बच्चों ने ये तैयारी काफी समय पहले शुरू की थी और ऑलमोस्ट एक मेंस दे चुके हैं या देने वाले हैं बिल्कुल, उनके लिए ये मेंस के लिए भी अप्लाई करता है। उन्हें हर हफ्ते एक प्रीलिम्स और एक मेंस का मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, वरना तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, इस तैयारी में तुम्हारी क्या जगह है, एक सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट में तुम्हारी क्या जगह है, ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सो प्लीज प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस सो मच। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। ये तो मैंने मिनिमम डोज आपको दी है, बिल्कुल हफ्ते में एक, आप चाहें तो हफ्ते में 2, ठीक। और सभी पेपर्स को समान महत्व देना सीखो। आप दुनिया की सारी मेहनत ईमानदारी से बताओ कि जब आप तैयारी करते हो जीएस पेपर 1 की, मेंस का जब हम लोग जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 1 में आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो। हिस्ट्री में आप एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर, फिर आप पढ़ते हो इसी में जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिर इसी में पढ़ते हो आप इंडियन सोसाइटी। कुल मिला के अगर इसके आवर्स में निकालूं तो पूरे जीएस के ये जो पेपर है, इस जीएस के पेपर के लिए मिनिमम 200 आवर्स आप पढ़ते हो, मिनिमम 200 आवर्स आप पढ़ते हो। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 90 आवर्स इसमें, और लगभग 150 घंटे में आप हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर खत्म करते हो, और 250 हो गए, 250 में, और फिर ये 50 घंटे आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ने में लगते ही लगते। 300 घंटे आप पढ़ते हो पेपर 1 को, पेपर 1 को पढ़ते हो। मार्क्स कितने लाते हो? 250 में से आप मार्क्स लेके आते हो अमूमन, अगर टॉपर्स को भी हम लोग देखें तो 120 के अराउंड आते हैं। और यही अगर मैं बात आपसे कहूं कि आप जब जीएस पेपर 4 इथिक्स की बात करते हो, इथिक्स की जब आप बात करते हो तो इथिक्स को आप 200 आवर्स भी नहीं देना चाहते हो, और मार्क्स चाहते हो, आपके मन का विश्वास कहता है कि इसमें आप 140 ले आओगे। कहाँ से ले आओगे? कौन सा ऐसा जंतर मंतर है आपके पास जो आप इस तरीके का सोच रखते हैं? इसलिए अपने आप को वास्तविकता के धरातल पर ले आओ, प्रैग्मेटिक अप्रोच में ले आओ।
अपने आप को ले आओ, नीचे ले आके टेस्ट करो, आंसर लिखकर टेस्ट करो, पढ़कर टेस्ट करो, सिलेबस को देखकर टेस्ट करो। आप में से ज्यादातर बच्चों को पेपर 4 का सिलेबस नहीं पता है। जीएस पेपर 4 का सिलेबस आप में से ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है। अब बताओ, क्या हम एक ऐसे पेपर में एक 50% मार्क्स लाने की सोच रहे हैं जिस पेपर का मुझे सिलेबस भी ना पता हो? ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति तो हमारे आपके पास नहीं। इसलिए ये जो मैंने मिस्टेक्स आपको बताई, 10 मिस्टेक्स, इन 10 मिस्टेक से आगे बढ़ो, समझो, देखो, सुनो, तब जाके आगे बढ़ो। और ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है, इस प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को छोड़ दो। चीजों को जानबूझकर डिले करना, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो हर अच्छा बच्चा, हर सीरियस एस्पिरेंट, अच्छा बच्चा मतलब सीरियस एस्पिरेंट, हर सीरियस एस्पिरेंट याद रखो कि रोज पढ़ते हैं। वो बच्चे रोज पढ़ते हैं और तब वो कहते हैं कि मेरी कड़ी मेहनत है। आप अपनी कड़ी मेहनत किस में दिखाते हो? भूखे रहकर। खाना नहीं बनाएंगे, पढ़ेंगे। मैगी खा के सो जाएंगे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मजबूती से पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। भले हमें दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद सैलेड और पापड़ ना मिले, कोई बात नहीं, हम मैगी पढ़ के गुजारा कर, मैगी खा के गुजारा कर ले। करो भाई गुजारा। आप कहाँ मेहनत कर रहे हो और वो कहाँ मेहनत कर रहा है? सिलेक्शन किसका होना चाहिए बताइए? सिलेक्शन किसका होना चाहिए? निश्चित रूप से जो स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी मेहनत कर रहा था, अपना हार्ड वर्क, अपना परसिवरेंस, अपनी कंटिन्यूटी दिखा रहा था, उस बच्चे का सिलेक्शन तो आप भी बोलोगे कि आपसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट वही है। याद रखिए, अपनी पढ़ाई में, इस पूरी तैयारी में आपको पढ़ना तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड मत पढ़ना। भोकाल में मत आना, लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ना, ये सोच के मत पढ़ना कि बड़ा मजा आ रहा था, ला ये भी पढ़ डाले, ये भी पढ़ डाले, ये भी पढ़ डाले। जो कुछ भी पढ़ो उसको प्रॉपर डेप्थ के साथ पढ़ो, पीवाईक्यूज के साथ मैप करके पढ़ो। पीवाईक्यूज के साथ अगर आपने चीजों को मैप नहीं किया तो आप हवा में हो। मेरी बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच है। कंसिस्टेंसी आप अपनी बनाए रखिए, रोजाना पढ़ो बच्चे। जब तक तुम रोज नहीं पढ़ोगे, रोज भले किसी भी गिरी से गिरी कंडीशन में भी एक आर रोज पढ़ने की आदत डाल लो। अपने आप से ये वादा कर लो कि 1 घंटे रोज तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। And I'll read, I'll study on every day. Till the time you are not reading the things, you are not studying the things on every day, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने जीवन से ये बर्थडे पार्टी, हंसी मजाक, ये सब निकाल दो अपने जीवन से। शादी बारात में जो घूमते फिरते हो ना कि चाचा के लड़के की सगाई हो गई, लड़की की सगाई हो गई, मामा की लड़की की सगाई है, वहां जाना है, आज गोद भराई है, आज शादी है, आज रिसेप्शन है, बुलाया है मामी ने, चाची ने, ताई ने, ताया ने। भूल जाओ 1-1.5 साल। अब मैं मम्मी पापा को भी समझा दो कि 1-1.5 साल का मुझे मौका दीजिए, 1-1.5 साल में बाद मेरा सूर्योदय होगा। अभी इस सूर्य को बस जहां है वहीं रहने दीजिए। सूर्योदय 1-1.5 साल बाद होगा जब मैं फाइनली सेलेक्ट हो जाऊंगा। और जब तक तुम ये त्याग नहीं कर सकते तो भूल जाना कि तुम इस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला, एग्जाम इजी नहीं है। मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम आपको बताना है इस डिफिकल्टी के बदलते हुए पैटर्न में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने नोट्स बिल्कुल तैयार कीजिए। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी कि आखिर नोट्स बनाने कैसे हैं, ये बात हम लोगों ने की थी कि नोट्स बनाने कैसे हैं। एक एक पेज पर, एक एक टॉपिक पर एक एक पेज का नोट्स बनेगा। इससे ज्यादा का नोट्स अगर बनाओगे तो तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए इजी कर रहे हो प्रिपरेशन को। अपने लिए तो नहीं कर रहे हो, अपने लिए तो आप मुसीबतें क्रिएट कर रहे हो एक पेज से ज्यादा का नोट्स बना के। लेकिन ये है, हो सकता है कि आप दूसरों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। इन नोट्स से आप कुछ जीवन में जब कुछ नहीं करोगे तो धन प्राप्ति जरूर करोगे। तो जरा अपने आप को देख लो कि आपको धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी करिए। यस, like all my videos, today also I am giving you a tip that small steps daily create a big success. रोज रोज एक छोटा कदम चलिए, इसी से आपकी सफलता क्या हो जाएगी? बड़ी सफलता की ओर आ जाएगी। हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से ही शुरू होती है। यस, आज की बातों का जो कुल
मिलाकर लब्बो लुआब या कंक्लूजन है, सारांश है, वो यही है कि आपको अपनी इस पूरी तैयारी में स्पष्टता पर फोकस रखना है, क्लैरिटी पर फोकस रखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। क्यों तो आपको पता ही है, क्यों पढ़ने का मतलब, मेरा कहने का ये है कि क्यों पढ़ने का मतलब आप केवल इतना समझिए कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस में कहाँ जाकर मैप होता है, वो कहाँ जाकर रुकता है, किस टॉपिक किस सब टॉपिक पे जाकर मैप होता है, वहां उस क्यों को ढूंढिए। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो बच्चे, रोज पढ़ो, डेली पढ़ो, रोजाना पढ़ो। अगर डेली नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। रोज तुम नई चीजें पढ़ोगे, रोज तुम नया भूलोगे, फिर उन्हीं पर उतनी ही मेहनत करोगे और अपनी गलतियों से आप सबक लेते जाइए। गलतियों से सबक लेते जाइए का मतलब है कि रोज हर हफ्ते आप अपनी 3 टॉप मिस्टेक्स को निकालिए, 3 टॉप मिस्टेक्स या 3 टॉप कमजोरियों को आप निकालिए कि आपका वीक एरिया क्या है, आपकी मिस्टेक क्या है। जिस दिन आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे उस दिन उनको कॉपी पे लिखो और उनको हर हफ्ते हर एक प्रॉब्लम पर काम करना शुरू करो। यानी एक हफ्ते में 3 प्रॉब्लम्स को अगर तुम सॉल्व करोगे तो अगले 2-3 महीनों में एरर लेस होने की तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन अगर ये मिस्टेक तुमने ना नोट डाउन की, ना इन पे कोई काम किया, तो ये समझ जाना कि ये आपके किसी काम नहीं आने वाली है। ये जो तैयारी आप कर रहे हो ये अनंत काल तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसका कोई मंजिल नहीं है। मंजिल पानी है तो काम तो अपने ऊपर आपको करना है। यूपीएससी में याद रखना कि जीत उसी की होती है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। और आप अगर हर दिन पढ़ रहे हो, हर दिन अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, हर दिन पीवाईक्यूज कर रहे हो, हर हफ्ते मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप हर दिन बेहतर बन रहे हो। हर दिन बेहतर बनने वाला ही इंसान अगले 1, 1.5, 2 साल में, आज से अगर आपने तैयारी करना शुरू किया या अभी शुरू करने की सोच रहे हैं तो एक एक स्टेप करके चलो बच्चे। पिछले स्मार्ट स्ट्रेटजी वाले वीडियो में हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए। और अगर हर दिन आप बेहतर बन रहे हो तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल की तरफ पा जाओगे। थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने ध्यान से इसको देखा, समझा, सुना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन सेंडिंग दोज क्वेरीज टू मी ऑन माय टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। इस ग्रुप का नाम है पॉलिटी विथ प्रदीप। प्रदीप की स्पेलिंग को जरा ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूजन आपको बना ही रहेगा। पॉलिटी विद प्रदीप पर हम लोग जुड़ सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा आपको कोई मेंटरशिप की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट इन कॉलिंग अस। कभी भी हम लोगों को आप फ़ोन कर लीजिए। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट इन ड्रॉपिंग योर क्वेरी ओवर द in the comment box of this video. Thank you so much. Happy learning.